हेलो बच्चों, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3.2 के आई थिंक 16 तक कंप्लीट कर लिए थे। 15 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए। 16 आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, इजी टाइप का क्वेश्चन था। आपने ऐसा क्वेश्चन जस्ट उससे ऊपर भी किया था, तो होपफुली कर लिया होगा। अब आज क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर लें। इसके अंदर आपको ए आव्यूह दे रखा है, एक बी आव्यूह दे रखा है और कंडीशन दे रखी है ए स्क्वायर प्लस के माइनस 2i। यहाँ पे बी नहीं है, ये बच्चों आई मैट्रिक्स है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस के माइनस 2i हो तो के का मान ज्ञात करना है। ये वेल फेमस क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड में पहले भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से समझिए। इसके अंदर हमें के का मान कैसे ज्ञात करना है। तो हमेशा की तरह जो आपको बोला है उसी क्रम से यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आपको क्या करना है, ये समीकरण की हेल्प लेनी है। ए स्क्वायर माइनस के माइनस 2i। तो पहले तो ए स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये जो दिया हुआ पार्ट है यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पहले ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण के अंदर जरूरत पड़ेगी। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो ए के बगल में ए को लिख देंगे 3 माइनस 2 4 और माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एल आकार में मल्टीप्लाई होता है। 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस ये माइनस 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 इंटू 4 ये हमारा पहला अवयव देगा। ऐसे ही सेकंड स्तंभ, पहली पंक्ति सेकंड स्तंभ के साथ में, तो 3 2 के साथ ये माइनस है, प्लस ये माइनस 2 इस माइनस 2 के साथ में। आगे ये काम पूरा हो जाने के बाद में सेकंड पंक्ति फर्स्ट स्तंभ के साथ में जाएगी, तो 4 इंटू 3। बिल्कुल आपको प्रॉपर स्टेप बाय सॉल्व करना है। माइनस 2 इंटू 4। नेक्स्ट देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू माइनस 2, प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आ रहा है। यहाँ पे जस्ट नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से दिखे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करके बताओ। ये 27 हो गया और ये 8 है, तो बच्चों 19 आ जाएगा। आगे माइनस 6 है और ये प्लस का 4 है, तो माइनस का 2 बच जाएगा। ये 12 है, ये माइनस का 8 है, तो प्लस का 4 बच जाएगा। ये माइनस 8 और ये प्लस का 4 है, तो माइनस का 4 बच जाएगा। अब समीकरण क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 2i दे रखा था आपको क्वेश्चन के अंदर। हाँ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो 19 माइनस 2 4 माइनस 4, फिर के इंटू ए। अच्छा, के ए का मतलब क्या होगा, के से ए को मल्टीप्लाई करना है। ए हमारा ए है, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको के से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3k माइनस का 2k, ये 4k और ये माइनस का 2k, माइनस 2i। आई मैट्रिक्स दिख रहा है, हमें 2i चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 0 2। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 के बीच में बराबर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले अंतर को चेक कर लेना है। तो आप इसी को आगे बढ़ाएंगे। 19 माइनस 2 4 माइनस 4, राइट साइड में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3k माइनस 2। ये कितना है, माइनस 2k। यहाँ देखेंगे तो 4k, और यहाँ से देखेंगे तो माइनस 2k और ये माइनस का 2। ओके, अब k की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ से आपको क्या करना है, संगत अवयवों की तुलना करनी है। संगत अवयवों की तुलना करने पर, अब बताओ संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी। ये 19 किसके बराबर होगा, 3k माइनस 2 के बराबर। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3k बराबर कितना होगा, 21। ये 2 इधर साइड जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो k का मान कितना आ रहा है, 7। k का मान कितना आ रहा है, 7। अगली कंडीशन देखो, -2 और इधर से -2k, तो -2, तो यहाँ से k का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, k का मान 1। इधर से देखेंगे तो 4k बराबर 4k, तीसरी कंडीशन 4 इक्वल टू 4k, तो यहाँ से भी k का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, k का मान 1। और लास्ट में देख लो कितना है, -4 इक्वल टू -2k -2। यहाँ से देखेंगे तो -2 के वैल्यू -2 के बराबर, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1।
यानी 3 जगह तो K1 आ रहा है और एक जगह से K कितना आ रहा है 7 आ रहा है। 3 जगह से K1 और एक जगह से K कितना आ रहा है 7। अब हमको क्या करना चाहिए, K का मान कितना है, अतः K की वैल्यू कितनी आई है 1,7। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर की में क्या दे रखा है। तो यहाँ पे K की वैल्यू 1 और 7 दोनों आ रही है, लेकिन आंसर की में आप देखना K की वैल्यू केवल 1 ही दे रखी है। क्या दे रखी है 1। अब ऐसा क्यों कर रखा है, इस बात को यहाँ से चेक कर लेते हैं। हाँ, तो दोनों वैल्यू बच्चों होनी चाहिए। एक बार इसको देख लूँगा मैं क्वेश्चन में, अभी तो आप नोट कर लो। तरीका आपका यही होगा जिसके अंदर आपको सॉल्यूशन पूरा मैंने लिखवा दिया है। ओके, तो आई थिंक इजी टाइप का क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको A दे रखा था, I मैट्रिक्स दे रखा था, एक समीकरण के अंदर K अज्ञात राशि थी और उस K तक पहुंचने के लिए आपने जो समीकरण दे रखा है उस समीकरण के अंदर मान रख के सिंपली तुलना करने के बाद में अवयव यानी अज्ञात राशि K निकाल दी। ठीक है, उतारिए इसको। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कई बच्चे समझाने के बावजूद भी साल भर पूछते रहते हैं, क्योंकि मेरा मानना है एक बार आप समझने में अगर कुछ कमी रहती है तो हमेशा वो कमी आपसे दूर होगी नहीं। इसलिए ध्यान से समझिए, जो मैं स्टेप बोलने वाला हूँ आपका ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ होना चाहिए इस क्वेश्चन को समझने तक। यहाँ पे हमें A आव्यूह दे रखा है, दिख रहा होगा। I एक सेकंड कोटि का तत्समक आव्यूह है इस क्वेश्चन के अंदर, ये भी बोला गया है। हमें सिद्ध करना है I प्लस A की वैल्यू I माइनस A इंटू A मैट्रिक्स के बराबर होती है। ठीक है, अब आपको सिंपली ये तो एक सरल साइड दिख रही है, लेकिन इसमें आप देखोगे तो 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस साइड को कोशिश करके पहले सॉल्व करेंगे और इस साइड की वैल्यू के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे I प्लस A का मतलब क्या है, I और A को ऐड करना है। तो हमारा शुरुआती पार्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, आपको A आव्यूह दे रखा है, I मैट्रिक्स के बारे में तत्समक है ऐसा बोला गया है। तो आप इस चीज़ को साइड में रखिए और यहाँ से स्टार्ट करिए। I बराबर कितना है, यहाँ पे I बराबर लिखेंगे तो I मैट्रिक्स कैसा होता है 1 0 0 1, सेकेंड कोटि का ऐसा बोला था क्वेश्चन के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, I प्लस A मैट्रिक्स निकालूंगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास है या जो मुझे चाहिए I प्लस A, तो I मैट्रिक्स इसके साथ में A मैट्रिक्स ये रहा और इन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अंदर अवयव कितना है, α/2 है 10 के अंदर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, ये 0 -1 के साथ जोड़ेगा तो माइनस का tan α/2 है, फिर 0 और tan α/2, ये tan α/2 है और यहाँ पे कितना आएगा 1। ये हमारी सिंपली लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसमें कोई भी ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट हैंड साइड में देखिए, हमें I माइनस A को cos अल्फ़ा वाली मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं RHS के लिए पहले I माइनस A ज्ञात करूँगा। I माइनस A का मतलब I मैट्रिक्स में से A घटा देना है। चलिए घटा देते हैं, तो इन दोनों को घटा देंगे तो A यहाँ तक। आगे बताओ रिजल्ट क्या आएगा, 1 माइनस 0 तो 1, 0 माइनस tan अल्फ़ा तो ये प्लस का tan α/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत बताओ। फिर 0 माइनस tan α/2 तो यहाँ पे माइनस का tan α/2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस 0 तो ये 1 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक ठीक है, I माइनस A वाली वैल्यू समझ में आ गई। अब I माइनस A को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली देखिए RHS I माइनस A के साथ में ये मल्टीप्लाई क्या है, cos अल्फ़ा माइनस का sin अल्फ़ा, फिर sin अल्फ़ा और यहाँ पे कितना है cos अल्फ़ा। अब आप दोनों को साथ साथ में लिख लो। I माइनस A की वैल्यू देखो ये रही, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसके साथ में ये वाली मैट्रिक्स को लिखना है। अब मैं जब लिखूँगा तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब इसको साथ में यहाँ पे लिख लोगे
तो लिखने के बाद में आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए यहाँ पे दो एंगल चलेंगे, एक तो α/2 चलेगा और एक α चलेगा, एक α/2 और एक α। तो इनमें सिंप्लीफिकेशन हो जाए इसका एक तरीका है कि आप cos α और sin α की वैल्यू, cos α और sin α की वैल्यू किस में कन्वर्ट कर लें, tan α/2 में कन्वर्ट कर लें। नहीं समझ में आया? यहाँ पे tan α/2 है तो एक cos वाली टर्म को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, tan α/2 में कन्वर्ट करेंगे। इससे क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो अब आपको कुछ फॉर्मूले दिमाग में आने चाहिए, मैं आपको लिख रहा हूँ। देखो sin α जो होता है ना वो बच्चों होता है 2 tan α/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने बता रखा है। और एक cos α की वैल्यू होती है, वो होती है 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। ये आपके पास में है। अब आपको ये tan α/2 1 प्लस tan स्क्वायर α/2 यहाँ पे रखना है, तो मैं रख लेता हूँ और फिर आगे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर α/2, फिर माइनस का sin α है, तो यहाँ पे sin α की वैल्यू देखो उस फॉर्मूले से रखेंगे, तो tan α/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। फिर यहाँ देखेंगे तो माइनस ये वाला साइन पूरा प्लस का ही है, तो 2 tan, और यहाँ पे 1 माइनस ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। बताओ यहाँ तक ठीक है? जो राइट हैंड साइड थी i माइनस ए, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दिए, और ये वाली जो साइड में मैट्रिक्स थी उसको साइड में यहाँ पे रख लिया है। अब क्या करना है, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब आपको देखो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर आगे मल्टीप्लाई होगी, तो आपको बार बार tan α/2 दिखेगा, दिखेगा नहीं कि बार बार tan α/2 दिखेगा। तो मैं चाह रहा हूँ tan α/2 थोड़ा सा छोटा दिखे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास में tan α/2 है ना, उसको मैं कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं बच्चों मेरे, ठीक है। तो tan α/2 को t मान लेते हैं, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी और कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके दिमाग में नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ से हम जानते हैं ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। अब ये वाला इससे गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, तो ये इससे गुणा होगा तो कितना आएगा बच्चों, 2 tan स्क्वायर α/2 और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। क्या ये कहानी समझ में आ गई? ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो आगे क्या आएगा, आगे थोड़ा सा दूर लिखेंगे, ये वाली पंक्ति इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 tan α/2 और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। बोलो आना। फिर ये वाला अभी इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा तो इसके आर में तो कुछ है नहीं, अंश से गुणा होगा तो tan α और इंटू tan की घात 3 हो जाएगी। बोलो सही है? ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और जो बच्चे डाउट में रहते हैं वो केवल इसी कारण रहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये इससे गुणा होगा, जब ये इससे गुणा होगा तो माइनस का tan α/2, और ये जब ये इससे गुणा होगा तो पहले 1 से गुणा होगा तो ये आ गया, और फिर इससे गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा tan³ α/2 और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। यहाँ तक ठीक है? फिर प्लस ये वाला इससे गुणा होगा तो 2 tan α/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। आई थिंक ठीक है। अब ये वाला पार्ट इससे गुणा होगा और 1 इससे गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस, और ये 1 इससे गुणा होगा तो 1 का गुणा करेंगे तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझने में कि मैंने क्या कैलकुलेशन करी है, ठीक है। अब आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है, तो आप अपने वीडियो वाले पार्ट को देखिए। इसमें से ये वाली साइड तो मैं हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं हटा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ से।
अब ये याद रखना क्या में लेके आना था, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मैं RHS लिख रहा हूँ। अब देखिए इन दोनों के बटे में समान संख्या है। जब हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, जब हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा और 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, जब इनको जोड़ेंगे तो ये -1 है, ये +2 है, तो एक +1 बच जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, ऊपर 1 + टेन स्क्वायर अल्फ़ा बच जाएगा और बटे में 1 + टेन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2। बोलो ठीक है। आगे आ जाओ, इन दोनों के हर समान है, अंश को जोड़िए। जब अंश को जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 2 टेन अल्फ़ा बटे 2 है, इधर एक प्लस का टेन अल्फ़ा है, तो एक माइनस का टेन अल्फ़ा बटे 2 बच जाएगा और ये पूरा का पूरा बच जाएगा। यानी क्या बचेगा, माइनस का टेन अल्फ़ा बटे 2 और माइनस का टेन की घात 3 अल्फ़ा बटे 2 बच जाएगा अंश में। हर वाला पार्ट एज इट इज है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो माइनस का टेन अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा 1 + टेन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2। जब मैं इसके पार्ट को सॉल्व करूँगा अंश वाले को, तो ये आएगा, देख लो पहले, माइनस का टेन अल्फ़ा बटे 2 और 1 + टेन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2, ठीक है। तो इधर मुझे लिखना है, तो माइनस का टेन अल्फ़ा बटे 2 और 1 + टेन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2, और बटे में क्या लिखेंगे, जो बटे में है वही लिख लेंगे। तो ये लिख लिया बटे वाला पार्ट, इसको बंद कर लेते हैं। अब ये वाली कहानी ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 है और इधर से 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 है, ठीक है। माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और इधर से प्लस का 2 टेन अल्फ़ा, तो एक प्लस का बच जाएगा, यानी ऐसे एक प्लस का बच जाएगा और ये खुद प्लस का है, यानी प्लस। और ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो ये इतना पार्ट आ जाएगा टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1 + टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन अल्फ़ा बाई 2। बच्चों सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो बिल्कुल परेशान मत हो। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 है, इधर -1 है, तो एक प्लस का बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 + टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और 1 + नीचे भी टेन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से दिखेगा, ये पूरा का पूरा कट गया तो 1, ये पूरा का पूरा कट के माइनस का टेन अल्फ़ा बाई 2 छूट जाएगा। ऐसे यहाँ पे पूरा का पूरा कट के प्लस का टेन अल्फ़ा बाई 2 छूट जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ तक आ गया। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, RHS को सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँच गई। और इस वाली वैल्यू को LHS से देखोगे, यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये दोनों सेम ही है, तो क्या मैं इसको LHS बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, LHS। यानी RHS = क्या आ गया, LHS आ गया, और RHS LHS बराबर है, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहाँ डाउट आएगा, जिसकी वजह से आप फिर से मेरे से पूछने आओगे और मैं आपको फिर अगली बार समझाने की कोशिश करूँगा, तो वो पहले ही समझा देता हूँ कि यहाँ पे आप बच्चों गलती करोगे। पहले तो ये सूत्र आपको समझ में आया है, नहीं आया तो याद कर लो, बहुत जगह कल मदद मिलने वाली है इसकी। तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब इस सूत्र की वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो ये मैट्रिक्स आ गया। अब सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है बच्चों, इसमें सिंपलीफिकेशन है, यानी मल्टीप्लाई वगैरह करना है। इसमें आपको एक बार दो बार में गलती होगी तो आपको 2-3 बार इस क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। आप इस प्रश्नावली के अंदर और किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, केवल इस क्वेश्चन के अंदर अटकेंगे और वो केवल इस भाग से यहाँ तक पहुँचने में आप गलती करोगे, ठीक है। तो वो गलती नहीं हुए, इसलिए अभी से मेहनत कर लेना 2 बार। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे कुल कोई बात हुई है पैसे से रिलेटेड, तो कुल धन 30,000 रुपये, यानी बैलेंस कितना है, 30,000 रुपये का है, जिसको किसी जगह इन्वेस्ट करना है, यानी निवेश करना है। और निवेश के 2 तरीके हैं, जिसमें अगर पहले जगह निवेश करते हैं तो उसमें 5% का ब्याज मिलता है वार्षिक, और दूसरे बॉन्ड में निवेश करते हैं तो 7% का ब्याज मिलता है। मान के चलो किसी व्यक्ति के पास, मैं ही हूँ, मेरे पास 30,000 रुपये हैं और मैं 2 स्कीम में जमा करवाना चाहता हूँ। पहली स्कीम के तौर पे मुझे 5% ब्याज मिलेगा और दूसरी स्कीम के तौर पे 7% ब्याज मिलता है। अब इन दोनों को मुझे कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, 30,000 रुपये का, यानी कुछ हिस्सा यहाँ इन्वेस्ट करूँगा और कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन इन्वेस्ट इस तरह से करना है कि मेरा कुल ब्याज 1800 आ जाए, एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है कि ब्याज मेरा कितना आ जाए, 2,000 आ जाए। यानी इस 30,000 रुपये को 2 टुकड़ों में बांटना है।
जिससे 5% और 7% में आपको इन्वेस्ट करना है और ओवरऑल जो ब्याज मिले वो कितना हो 1800 रुपये का। अगर ये साधारण तरीके से क्वेश्चन आता तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेते। आप क्या करते, इसके 2 टुकड़े कर लेते, x और दूसरा 30,000 माइनस x, एक को 5% से गुणा करते, दूसरे को 7% से, और दोनों का योग करते बराबर कितना रखते थे 1800। क्योंकि ये ब्याज वाला क्वेश्चन है, आपने छोटी क्लासों के अंदर ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, आपको अवयवों का गुणनफल काम में लेना है। भाई हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, और मैट्रिक्स के अंदर इस टॉपिक के अंदर हमें गुणनफल की बातें करनी है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन गुणनफल की हेल्प से करना है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं हल करते समय माना प्रथम बॉन्ड, कितना, कौन सा बॉन्ड, प्रथम बॉन्ड में x तथा द्वितीय यानी सेकेंड बॉन्ड में, माना पहले बॉन्ड में उसने x रुपये निवेशित किए, x रुपये निवेशित किए, तो दूसरे बॉन्ड में कितने होंगे, दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस x निवेशित होंगे, क्योंकि उसके पास में टोटल कितने रुपए, टोटल रुपए कितने हैं, टोटल तो 30,000 हैं। एक जगह अगर x लगा लेता है तो दूसरी जगह कितना लगाएगा, 30,000 माइनस x। तो यहाँ पे जो रुपए हैं उसका अवयव क्या होगा, रुपयों का अवयव। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, रुपयों का अवयव लिखेंगे। तो एक अवयव का फॉर्मेट बना देंगे, इसमें x लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, 30,000 माइनस x। ये समझ में आ गया। अब पहले बॉन्ड में कितना ब्याज मिलता है, 5%, अगले में कितना मिलता है, 7%। पहले में 5% और अगले में 7%। तो ब्याज का अवयव लिखेंगे, ब्याज का अवयव। अब ब्याज का अवयव लिखना है तो उसको आपको स्तंभ में लिखना होगा, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, यहाँ पे देखेंगे दोनों पंक्ति में है, तो ये 2 अवयव है, तो सामने मल्टीप्लिकेशन तभी संभव हो सकता है जब कोई दूसरा अवयव किस में हो, स्तंभ के तौर पे हो। तो यहाँ पे 5% और अगला कितना है, 7%, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/100 और 7/100। समझ में आ गया होगा। इसको तो मैंने लिखा है पंक्ति अवयव में और इसको लिखा है स्तंभ अवयव में। इनके पीछे वजह है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा। ब्याज परसेंटेज का अवयव समझ में आ गया, ब्याज परसेंटेज, और ये रुपयों का अवयव था, यानी जो धन निवेश किया है उसका, धन निवेश, अब सही है, धन निवेश का अवयव। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट के तौर पे कुल ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, कुल ब्याज। तो अब आपको क्या लिखना है, कुल ब्याज बराबर, कुल ब्याज। ये तो ब्याज का अवयव है, हमें चाहिए कुल ब्याज। तो कुल ब्याज का कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धन का अवयव इंटू ब्याज अवयव। क्या करना पड़ेगा, धन का अवयव इंटू ब्याज अवयव करना पड़ेगा। अब टोटल कुल इसके पास में ब्याज कितना आया है, 1800 रुपये आया है। कितना आया ब्याज, 1800 रुपये। इसके साथ में धन अवयव लगा देंगे तो x, और ये 30,000 माइनस x। इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन के तौर पे कितना है, 5/100 और अगला कितना है, 7/100। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में 2 अवयव है, इधर 2 स्तंभ में, इधर 2 अवयव है स्तंभ में और ये 2 पंक्ति में। इनका मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा, एल आकार में जाएगा तो बस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बीच में प्लस का साइन लगा लेना है। तो ये 1800 बराबर x, इससे गुणा होगा तो 5/100 इंटू x प्लस ये 30,000 माइनस x और इसके साथ में कितना है, 7/100। बस ये आपके पास में एक समीकरण आ गया और इस समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पे समझ में आ गया ये मैट्रिक्स कैसे बनाइए। इसका दूसरा पार्ट है 2000 वाला, इसमें ये पार्ट तो वही आएगा, बस ये 1800 की जगह 2000 आ जाएगा और कुछ नहीं चेंज जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 18 के साथ में 4 0 और ये हो गया 5x, 7 को इससे गुणा करेंगे तो 21, ये 30,000 है तो 2 लाख और ये 4 0 लगा दिए और ये 7x हो गया।
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1,80,000 है और ये 2,10,000 है, तो ये घटेंगे तो कितना बचेगा, 30,000 बच जाएगा। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और इधर बचेगा तो 2x बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 15,000 आएगी। कितनी आ जाएगी, 15,000। ठीक है, अब x की वैल्यू 15,000 समझ में आ गई ये कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद में। तो बस यहाँ पे आपको लिख लेना है, अतः प्रथम बॉन्ड में 15,000 रुपये, प्रथम बॉन्ड में 15,000 तथा सेकंड बॉन्ड में 15,000 रुपये निवेश होंगे। ठीक है, जब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे 2,000 वाला, तो इसमें आपको यहाँ पे 2,000 रख लेना है। सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करना, वहाँ पे x की वैल्यू अलग आएगी। उदाहरण के लिए 12,000 आ गई, तो एक में 12,000 है तो दूसरे में कितना आ जाएगा, 30,000 में से 12,000 घटा देना तो 18,000 आ जाएगा। तो पहले बॉन्ड में 12,000, दूसरे बॉन्ड में 18,000। मैंने एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमें जो धन निवेश किया है उसका एक आव्यूह लिखना है, जो ब्याज है उसका एक आव्यूह लिखना है, और सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है, और कुछ भी नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसकी कुछ भाषा दे रखी थी, उसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में करके लिखा है। एक कोई स्कूल की बात हो रही है, उस स्कूल के अंदर रसायन विज्ञान की 10 दर्जन किताब है, भौतिक विज्ञान की 8 दर्जन किताब है, और अर्थशास्त्र की 10 दर्जन है। ठीक है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है 80, 60 और 40 इसी क्रम में, यानी केमिस्ट्री का है, फिर भौतिक का है, और फिर रसायन का है प्रति पुस्तक। यानी एक किताब का विक्रय मूल्य कितना है, 80, 60 और 40। हमें ज्ञात करना है कि कुल धनराशि कितनी आएगी। बच्चों आपको ध्यान है, मैंने चैप्टर जब स्टार्टिंग में बताया भी था कि इस चैप्टर के हमारी ज़िंदगी में बहुत जगह ये हेल्प में काम में आता है। आप देखिए इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, इसके अंदर आपको देख के लग रहा होगा कि ये किसी दुकानदार की बातें कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, और हमें कुल धनराशि ज्ञात करनी है। आजकल आप लोग देखते हो मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए, जैसे खाता बुक है या कुछ ऐसी बुक वगैरह है, जिसे ऐप के तौर पे जो दुकानदार का काफ़ी काम आसान कर दिए, जिसमें सारी कैलकुलेशन वगैरह ऑटोमेटिकली कर ली जाती है। अब ये ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेशन होती है तो मोबाइल के अंदर ऐप होता है, और ये ऐप की कुछ लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, और उस भाषा के अंदर मैट्रिक्स काम में आता है। क्या काम में आता है, मैट्रिक्स काम में आता है। तो ऐसे ये चैप्टर की हेल्प होती है बाद में कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आगे ज़िंदगी में कहाँ काम में आता हो। कई लोग मजाक बोल देते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं, काम कहाँ आएगा ज़िंदगी में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली कहीं मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के, कंप्यूटर के अंदर ऐप वगैरह जो होते हैं उनके अंदर मैट्रिक्स काम में आता है, और पूरा कंप्यूटर तो मैट्रिक्स का ही खेल है। तो अब हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करते समय क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि हमें मैट्रिक्स का मेथड काम में लेना है। अगर मैट्रिक्स का मेथड काम में नहीं लेना तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 × 80, 8 × 60 और 10 × 40 जोड़ देंगे, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो क्या लिखेंगे, आव्यूह लिखेंगे, पुस्तकों का आव्यूह। क्या लिखेंगे, पुस्तकों का आव्यूह लिखेंगे। तो पुस्तकों का आव्यूह लिखते समय क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10, 8 और 10, और यहाँ पे ध्यान रखें ये हमारी सबसे पहले कौन सी है, केमिस्ट्री। तो यहाँ पे लिखेंगे रसायन विज्ञान। ठीक है, अगले में कौन सा है, भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पे लिखेंगे भौतिक विज्ञान। ये हमारी जो सेकंड यहाँ पे जो कॉलम है, और तीसरा कौन सा है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये लिख लिया हमने। अच्छा, विक्रय मूल्य का आव्यूह, विक्रय मूल्य का आव्यूह। अब विक्रय मूल्य का आव्यूह जो लिखना है ना, उसको ऐसे लिखना है स्तंभ आव्यूह में। तो सबसे पहले 80 है, फिर 60 है, और ये 40 है। ये किसका है, ये केमिस्ट्री का है। हिंदी में लिख लेते हैं, रसायन विज्ञान का है। अगला किसका है, भौतिक विज्ञान का है। और अगला किसका है, अर्थशास्त्र का है। ठीक है, अब हमें पता है कि कुल धनराशि ज्ञात करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल धनराशि, कुल धनराशि बराबर, कुल धनराशि लिखनी है तो क्या करेंगे, पहले ये स्तंभ लिखेंगे,
ये मैट्रिक्स 10, 8 और 10, और यहाँ पे खड़ा मैट्रिक्स कर देंगे 80, 60 और 40। ओके, अब यहाँ पे भाषा वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 गुणा 8, 10 गुणा 80, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणा 80, साथ में मल्टीप्लिकेशन पूरा प्रोसेस चलेगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, संग के संग ये इससे होगा, यानी प्लस लगाते जाना है, और फिर ये इससे गुणा, तो 10 गुणा 40। बस ये मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा एक ही अवयव। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 800 हो गया, अगला 8 सक के 48, 480, और ये 400। जोड़ करना आता ही है, 8 और 4 12 और 4 16, यानी 1680 रुपया आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1680 रुपया, क्योंकि ये एक ही अवयव है और एक ही अवयव को आयु में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल धनराशि समझ में आ गई होगी। आसान टाइप के क्वेश्चन थे, भाषा में थे बस। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हमने अनुप्रयोग पढ़ लिए। आपको इतना ही लिखना है और ऐसे ही लिखना है, राइट। नोट डाउन करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, लेकिन 21 से रिलेटेड जो जानकारी दे रखी है जस्ट उसके पहले वाले पेज पे दे रखी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो लिखा है ये 21 और 22 जो क्वेश्चन है इन्हीं के लिए ये लाइन लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे हमें आयु दे रखे हैं x, y, z, w, और इनकी कोटि दे रखी है कुछ ऐसे। इन कोटि के अंदर कुछ संख्या तो दे रखी है और कुछ अज्ञात है, और हमें अज्ञात कुछ ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी में क्या संबंध है, ये पता करना है। ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पे पी वाई और डब्ल्यू वाई ले रखा है, ठीक है, और बीच में प्लस साइन लगा रखा है, यानी मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी परिभाषा पता है मल्टीप्लिकेशन की तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए। तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे पी वाई के परिभाषित के लिए। भाई ये पूरा परिभाषित तब होगा जब पी वाई परिभाषित होगा और डब्ल्यू वाई परिभाषित होगा, तभी परिभाषित होगा जब पी वाई परिभाषित होगा और डब्ल्यू वाई। तो पहले तो बताओ पी वाई के लिए, पी वाई के परिभाषित होने के लिए पी के स्तंभ, पी के स्तंभ बराबर क्या होगा, वाई की कोटि। ये तो हमने पढ़ा है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले के स्तंभ और दूसरे की कोटि बराबर होनी चाहिए। तो पी के स्तंभ बराबर वाई की कोटि होनी चाहिए, सॉरी वाई की पंक्ति, क्या मैं बोल रहा हूँ, वाई की पंक्ति होनी चाहिए। पी के स्तंभ बराबर वाई की पंक्ति। अच्छा पी के स्तंभ कितने हैं, देखो पी के स्तंभ कितने, के है, कितने हैं बच्चों, के। तो पी के स्तंभ के और वाई की पंक्ति ये वाई है, वाई की पंक्ति कितनी है, 3। तो के बराबर तो कितना होना चाहिए, 3। समझ में आया। ये मैंने पी के स्तंभ यहाँ से लिखे हैं, स्तंभ सेकंड जगह लिखे जाते हैं और पंक्ति पहली जगह लिखी जाती है। ये पी वाई के परिभाषित के लिए। एवं डब्ल्यू वाई के परिभाषित के लिए बताओ, डब्ल्यू वाई के परिभाषित के लिए क्या होगा। तो पहला कौन है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के स्तंभ बराबर क्या होगा, वाई की पंक्ति। क्या होगी, वाई की पंक्ति। अच्छा डब्ल्यू के स्तंभ बताओ कितने, डब्ल्यू के स्तंभ 3 है, तो ये 3 हो गया। वाई की पंक्ति कितनी है, 3, यानी ये तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, के बराबर 3 आ गया। के बराबर कितना आ गया, 3। अब के का मान 3 आया है। अब हमें और भी जानकारी बतानी है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ, जब आप ये बराबर कर लोगे तो पी वाई की कोटि क्या होगी, पी वाई की कोटि बताओ क्या होगी। यहाँ से आपको पी वाई की कोटि निकालनी है। तो पी वाई की जो कोटि आएगी वो ध्यान से सुनना, लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। जब भी पी वाई की कोटि ज्ञात करनी है तो पहले पी की कोटि लिखो। पी की कोटि कितनी है, पी क्रॉस के है। फिर किसकी कोटि लिखनी है, वाई की। तो वाई की कोटि कितनी है, 3 क्रॉस के है। कितनी है, 3 क्रॉस के। और इसकी कितनी है, पी क्रॉस के। ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। और उसके बाद में जो बच जाता है वो हमारा आंसर होता है। यानी ये तो कट जाते हैं, बराबर होके कट जाते हैं, और पी क्रॉस के कोटि होती है। कितनी होती है, पी क्रॉस के। तो पी वाई की कोटि कितनी होगी, पी क्रॉस के। अच्छा अब बताओ डब्ल्यू वाई की कोटि क्या होगी। डब्ल्यू वाई की कोटि, डब्ल्यू वाई की कोटि ज्ञात करनी है। तो पहले डब्ल्यू की कोटि लिखो। डब्ल्यू की कोटि कितनी है, एन क्रॉस 3 है, तो एन क्रॉस 3 लिखेंगे। फिर वाई की कोटि लिखेंगे। वाई की कोटि कितनी है, 3 क्रॉस के, तो 3 क्रॉस के। ये दोनों बराबर है, इनको तो काटना है।
और बराबर क्या लिखना है, एन क्रॉस के लिखना है। ये समझ में आ रहा है क्या है? इनको काट देते हैं, जो शेष बच जाता है वो इसकी कोटी होती है। ये के बराबर 3 तो मुझे पता लग गया था। अब पी क्रॉस के किसकी है, पी वाई की कोटी है, और डब्ल्यू वाई की कोटी कितनी है, एन क्रॉस के। यहाँ तो समझ में आ गया, पी वाई की कोटी और डब्ल्यू वाई की कोटी। अब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जोड़ रहे हैं, तो इसके बात करें, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई तभी परिभाषित होगा। ये तो मैंने इंडिविजुअली बात करी थी, मैंने क्या किया था, ये अलग बात है और ये अलग, ये अलग अलग परिभाषित होंगे तो उनका जोड़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हो जाए। इनका जोड़ दो आव्यूह का जोड़ कब होता है, जब दोनों की कोटि समान होगी। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई तभी परिभाषित होगा जब कोटि क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, कोटि समान होगी। ये बात समझ में आ रही है? पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित कब होगा बच्चों, जब इनकी कोटि समान होगी। अच्छा, पी वाई की कोटि कितनी है बताओ, पी वाई की कोटि है आपकी पी क्रॉस के। अच्छा, डब्ल्यू वाई की कोटि क्या है, एन क्रॉस के। ये दोनों बराबर होने चाहिए, तब जाके इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन एडिशन होता है। अब देखो के से के बराबर है, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, पी बराबर एन होना चाहिए। अच्छा, पी बराबर एन, तो के क्या है, के कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसको तो कटना है, और कटने का मतलब यहाँ पे 1 रखा होगा तो भी कट जाता है, के से के कट जाता है। तो 1 रखते तो भी कटता है, 2 रखते तो भी कटता है, 3 रखते तो भी कटता है, लेकिन के का मान हमें ऊपर से कितना मिला है, 3। तो के का मान स्वेच्छा से कितना आ जाएगा, 3। यानी यहाँ से हमें समझ में आया कि पी और एन तो बराबर होने चाहिए। अब बराबर में 1 रखेंगे तो भी बराबर, 2 रखेंगे तो भी बराबर, 3 रखेंगे तो भी बराबर, लेकिन के का मान कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। के का मान कितना होना चाहिए, 3। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे p बराबर n और k बराबर 3, ये पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये इसका सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको आगे सॉल्व करना होगा हमें। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई की बात करेंगे तो पहले पी वाई की परिभाषा चेक करेंगे और उसकी कोटि निकालेंगे, फिर डब्ल्यू वाई की परिभाषा चेक करेंगे और उसकी कोटि निकालेंगे, और फिर योगफल के लिए क्या कहते हैं, समान कोटि होनी चाहिए। योगफल के लिए क्या कहते हैं, समान कोटि होनी चाहिए। तो इसको लिख लो अच्छे से आपकी कॉपी के अंदर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। अब मैंने जो बताई परिभाषा के बाद में, ये गुणनफल की कोटि कैसे लिखते हैं, पी की ऊपर लिखते हैं और वाई की नीचे लिखते हैं। ये क्रॉस वाले काट देते हैं और जो शेष बच जाता है उसको आगे कोटि बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नीचे लिखा है। इसको आप 2-3 बार वीडियो घुमा के देखना, समझ में आपके आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बच्चों दे रखा है, यदि n = p तो 7x - 5z, 7x - 5z की कोटि क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, p क्रॉस 2 है, बी ऑप्शन दे रखा है, मैं लिख लेता हूँ 2 क्रॉस n, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 क्रॉस n, सॉरी n क्रॉस 3 है, n क्रॉस 3 है, और चौथा ऑप्शन है p क्रॉस n है। हाँ ठीक है, p क्रॉस n। ये तो आसान टाइप के। देखिए 7 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करने से कोटि चेंज होती है क्या, जिंदगी में कहीं देखा है, अब तक कहीं नहीं हुई होगी। लेकिन दो आव्यूह का अंतर कब परिभाषित होता है, जब योग और अंतर तभी परिभाषित होता है जब कोटि समान होती है। तो सॉल्यूशन में इतना ही लिखेंगे, 7x - 5z तभी परिभाषित होगा जब 7x की कोटि यानी x की कोटि बराबर क्या हो, y की कोटि। यानी समान कोटि के आव्यूह जोड़े जाते हैं और घटाए जाते हैं। ये दोनों घट रहे हैं तो इन दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। तो x की कोटि बराबर z की कोटि। अच्छा, x की कोटि कितनी है बताओ, x की कोटि है 2 क्रॉस n है, तो 2 क्रॉस n बराबर कितना होना चाहिए, z की कोटि। z की कोटि कितनी है, 2 क्रॉस p है, 2 क्रॉस p है। ठीक है, अब 2 क्रॉस n बराबर कितना होगा, 2 क्रॉस p। अब इन्होंने क्या बोला है, ये दोनों तो कट जाएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये दोनों कटने के बाद n बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब n बराबर p आ गया, लेकिन किसी ने बोला है n बराबर p, तो रिजल्ट यानी तो 7x - 5z की कोटि क्या होगी। आप 7x - 5z की कोटि बोला, तो मैंने क्या बोला, समान कोटि के दो आव्यूह जोड़े जाते हैं और घटाए जाते हैं।
लेकिन घटाने और जोड़ने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसकी कोटि भी उतनी ही होती है जितनी कोटि के अवयव जोड़े और घटाए थे। तो 7x - 5z की कोटि किसके बराबर होगी? x के बराबर भी कह सकते हैं या z के बराबर भी कह सकते हैं। तो x की कोटि या y की कोटि, ठीक है, y नहीं, यहाँ पे z है, मैं बार बार y लिख रहा हूँ लेकिन z है। तो 7x - 5z यानी x और z तभी घटेंगे जब दोनों की कोटि समान होगी, और दोनों की कोटि समान होने के लिए n बराबर p होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें इसकी कोटि पता करनी है, तो x और z घटे होंगे तो समान कोटि रही होगी, तो रिजल्ट भी उसी कोटि का मिलेगा, यानी x की कोटि का हो सकता है या z की कोटि का हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब x की कोटि का होगा तो x के बराबर आंसर हो सकता है, यानी 2 × n हो सकता है। या y की कोटि की बात करें तो ये z की बात करें तो z के बराबर हो सकता है, तो z की कोटि कितनी है? 2 × p। अब ऑप्शन में देख लो, आपके पास 2 × n है क्या? 2 × n है, यानी ये सही है। 2 × p कहीं नहीं है, देख लो कहीं क्वेश्चन में है क्या? तो आपका आंसर 2 × n भी हो सकता है, 2 × p भी हो सकता है। ओके, समान कोटि के अवयव जोड़े जाते हैं और घटाए जाते हैं। घटाने या जोड़ने के बाद भी जो हमें अवयव मिलता है उसकी कोटि उतनी होती है जिस कोटि के अवयव जोड़े और घटाए थे। ओके, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अच्छे क्वेश्चन थे दोनों, टाइम लेके मैंने सॉल्व किया है। आप भी इन वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देखिए। थैंक यू बच्चों।